हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम आए हैं आईपीएस एकेडमी और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट मिस्टर अचल चौधरी जी। तो आज हम उनसे जानेंगे आईपीएस एकेडमी के बारे में। दरअसल सर आईपीएस एकेडमी के फाउंडर हैं और वो पर्सन है जिन्होंने प्रोफेशनल स्टडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। तो हम आईपीएस एकेडमी के बारे में, इस फील्ड के बारे में और साथ ही साथ आर्किटेक्ट फील्ड के बारे में भी सर से बात करेंगे। सर स्वागत है। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, तो किस मिशन और विजन के साथ आपने इसमें अपना करियर स्टार्ट करने की सोची? क्या है कि लॉन्ग बैक यदि हिस्ट्री में जाऊंगा तो ये करियर दिमाग में आया 1968 में। एंड दैट टाइम आई वाज इन ए स्मॉल टाउन जहाँ की पॉपुलेशन तब 10,000 थी और आज भी 10,000 है। तो बचपन से बिल्डिंग और इन कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिव कामों में मन लगा रहा, तो इसलिए उस चीज़ का सोचा। अदरवाइज इतने साल पहले कोई सोचता ही नहीं था। जहाँ तक हमने सुना है और पढ़ा है तो यही देखने में आया है कि जब आपने इस फील्ड की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पर इंग्लिश मीडियम में किसी चीज़ को करना मतलब काफ़ी मुश्किल हो पाता था। तो आपने किस तरह से उन चीज़ों को शुरुआत करके और सारी चीज़ें फेस की? मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से दूंगा कि एक्चुअली इट वाज, जो क्वेश्चन आपने करा ना, इट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। ओके। गवर्नमेंट स्कूल्स थे तब सब और हिंदी मीडियम में काम होता था। 6 से लेके इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आता था। तो 10th से जो हमेशा एक ललक रहे कि कुछ हटके करें, तो 10th में दिमाग में आया कि क्यों ना इंग्लिश में किया जाए। तो मैंने 6 मंथली की जो एग्ज़ाम थे वो इंग्लिश में लिखी। और उस समय हमारे एक सर थे RC शर्मा साहब, मीन्स गॉड ब्लेस हिम। तो उन्होंने मेरे इंग्लिश अटेम्प्ट को अप्रिशिएट किया और मेरे को बड़े अच्छे करीब 65%, 66% नंबर दिए। तो दिमाग में एक उत्साह, मतलब उन्होंने मेरा इंसेंटिव दिया। तो दिमाग में क्या है कि जब बगैर पढ़े कर सकते हैं इतना, तो पढ़ के तो वंडर्स कैन बी डन। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने फिर स्टडीज के ऊपर बड़ा ध्यान दिया। अदरवाइज मैं स्पोर्ट्स में ही था पूरे समय। आर्किटेक्चर में स्पेशलिटी लेने के बाद किस तरह से आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की? शुरू से दिमाग में, मतलब पूरी फैमिली एजुकेशन में ही रही। आई वॉज द फर्स्ट वन टू मूव आउट ऑफ दैट और प्रोफेशन के इसमें आया। इंदौर आया मैं, तो इंदौर काफ़ी स्कोप दिखी। इंदौर डेवलपिंग सिटी थी, तो यहीं से प्रैक्टिस चालू करने का वो हुआ। तो स्टार्ट किया 75 में। हर चीज़ टाइम के साथ ही ग्रो होती है। आर्किटेक्चर भी एक टाइम ऐसी फील्ड थी कि लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं थे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब आपने स्टार्टिंग की तो क्या एफर्ट्स लगे लोगों को इसकी स्पेशलिटी समझाने? मतलब सही कहा आपने, कोई भी चीज़ की बिगनिंग हो तो बड़ा अपोजिशन आता है, मुश्किल जाती है। तो लोगों को आर्किटेक्ट क्या होता है ये आइडिया नहीं था। तो वो इस्टेब्लिश करने में, एक इम्पोर्टेंस आर्किटेक्ट का क्या होता है इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी। मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता हूँ। तो जहाँ एक और मेहनत लगी, वहाँ दूसरी ओर ये था कि कंपटीशन नहीं थी, बहुत कम आर्किटेक्ट्स थे, तो मेरे को अच्छी रिस्पांस मिली। आप ऐसे फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने इंदौर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। तो लोगों ने उस कंसेप्ट को कैसे अपनाया? क्या है कि मेरा ग्रेजुएशन जो है IIT खड़गपुर से, तो IIT खड़गपुर एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो खाली आर्किटेक्ट नहीं, वो सभी आपको पढ़ाता है। सोशलॉजी भी पढ़ाते हैं, लॉ भी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। तो जब मेरी डिज़ाइंस में मैंने एक अमलगमेशन करा कि बिल्डर को उसका रीजनेबल प्रॉफिट मिले, परचेसर को उसको उसकी पॉकेट के हिसाब से रीजनेबल हाउस मिल जाए, तो जब ये पूरा कॉम्बिनेशन था तो सक्सेस मिल गई। आर्किटेक्ट फील्ड के अलावा आप स्टडी एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, जैसे इंदौर पब्लिक है, IPS एकेडमी है। तो इस फील्ड में आने की क्या वजह है? इसका जवाब आपके सबसे शुरू के सेंटेंस में है कि आर्किटेक्चर एक क्रिएटिव फील्ड है। क्रिएटिव फील्ड मीन्स यू हैव टू हैव ए विजन। आपको एक बड़ा
उस इसमें देखना पड़ता है संसार को। तो विजन के कारण और जो हमको खड़गपुर में सिखाया एक एनालिसिस, तो जब मेरी डॉटर की एडमिशन का था तब मैंने स्कूल्स के एनालिसिस करे तो आई फाउंड कि अच्छे स्कूल्स की कमी है। जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट को चाहिए वो सिर्फ पब्लिक स्कूल में था और वो पब्लिक स्कूल्स लिमिटेड लोगों के लिए थे। तो इसलिए दिमाग में आया कि जिस चीज़ की कमी है और इंदौर ने इतना दिया है अपने को, तो क्यों ना इंदौर को एक भेंट दी जाए, एक गिफ्ट दी जाए। तो उस हिस्से पब्लिक स्कूल के प्रोफाइल का इंदौर पब्लिक स्कूल 1987 में चालू किया। जी 1987 में आपने CBSE एफिलिएटेड और कई सारी सुविधाओं के साथ इंदौर पब्लिक की शुरुआत की थी, तो आज ये कहाँ पर पहुँच चुका है? आज मतलब कि वो जो बीज उस समय करा था वो अंकुरित होके वट वृक्ष सा हो गया है। मतलब स्कूल से हम हमारा बोल सकते हैं फ्रॉम क्रेडल टू कैरियर, मतलब पालने में बच्चा और नर्सरी में तब से लेते हैं हम, तो वो उसका पी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PhD करके जॉब में लग जाता है या अपना कुछ करता है। तो क्रेडल टू कैरियर तो एक वट वृक्ष बन गया है। स्कूल की सक्सेस के बाद आपने IPS अकेडमी की स्टार्टिंग की, तो ये जर्नी कैसी रही और किन किन लोगों ने आपका इसमें साथ दिया? पूरे इंदौर ने ही साथ दिया। क्या है कि रिस्पांस नहीं मिलती तो पहले कदम पे ही देर हो जाते हैं। जी IPS अकेडमी को रन करने का मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? मतलब स्टूडेंट को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं और उन्हें तैयार करते हैं आगे के लिए? मैनेजमेंट स्टाइल ये है कि one person alone cannot think of everything। दो आवर ब्रेन इज लाइक कंप्यूटर, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसकी बनिस्बत यदि आपके साथियों को जोड़ लेते हो आप उस थिंकिंग प्रोसेस में, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। देन यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन दोज आइडिया। और उसी लाइन पे तो जितने हमारे अलग अलग भी है, वो अबाउट 15 कॉलेजेस एंड 80 कोर्सेस। तो जो हेड्स हैं उनको ये फ्रीडम दी हुई है कि वो उनके हिसाब से सोचें, उनके हिसाब से काम करें। तो एक तरह से मान के चले कि सभी के सभी रथ एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो तेजी मिल रही है। जी IPS अकेडमी का नाम टॉप कॉलेजेस में शुमार है और कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितने अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा रही, लेकिन ओवरऑल मीन्स एक ईश्वर की कृपा, एक गॉड गिफ्ट है कि कितना भी बड़ा काम मैं हाथ में ले लूँ, तकलीफ आएंगी लेकिन पूरा होता है। तो एक वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरा काम होगा, भले ही देर से होगा। आप टेबल टेनिस प्लेयर भी हैं, तो IPS अकेडमी में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या आप उन्हें भी स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव के लिए बोलते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स उनके लिए अच्छा है? और आपका स्पोर्ट पर झुकाव 87 में स्कूल चालू करा, तभी से था कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो लोग अभी जूडो, कराटे, योगा की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ 87 से योग, जूडो, कराटे, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग ये सब फैसिलिटी शुरू के 2-3 सालों में ही कर दी थी। तो एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट, दूसरा बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। तो टेबल टेनिस वाज वन पार्ट, लेकिन बैडमिंटन, क्रिकेट हर एक में मेरी एक मास्टरी रही। और ऐसा है कि अभी तो क्या होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के जो हैं वो स्कूल के लिए खेलते हैं। मैं स्कूल में था तब कॉलेज के लिए खेला क्रिकेट। तो ये सब फैसिलिटी दी और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं। और अभी रिसेंट इसमें जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना रहे हैं। तो जैसे एकेडमिक अकेडमी रहती तो वैसे स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रायोरिटी में उनको स्पोर्ट्स का वो रहेगा और उनके टाइम के अनुसार उनको पढ़ने का वो रहेगा। अभी क्या कि पढ़ाई के साथ जब टाइम मिलता तब खेलते, तो गेम्स के साथ जब टाइम मिलेगा तब पढ़ाई होगी। इस ढंग से एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने वाले हैं। जी करंट सिनेरियो में कोविड ने हर चीज़ को बहुत अफेक्ट किया है, तो आप एजुकेशन से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं और आर्किटेक्चर फील्ड से जुड़े हैं, तो इन फील्ड्स पर कोविड का कैसा अफेक्ट रहा और अब जब सब नॉर्मल हो रहा है तो ये किस तरह से आगे खुद को संभाल पाएंगे? क्या है कि
कोविड शुरू हुआ तब भी मैंने बोला था कि इससे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नुकसान हुए बहुत सारे, लेकिन आप यदि एक देखेंगे ओवरऑल तो पानी गिरता है तो यदि सिंपली बह रहा है नदी में तो कुछ वो नहीं होता, लेकिन पत्थर वगैरह सब है तो इट क्रिएट्स ए म्यूजिक, झरने की जो एक आवाज़ आती है। वैसे ही मान लो आप सड़क पे चल रहे हैं, बीच में एक छोटा नाला आ गया तो यू हैव टू टेक जंप, तो इन हर्डल्स को जो है आप एज ए ऑब्स्ट्रक्शन मत लो, आप उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन लो कि आपको जंप करने को मिला है। और सही मायने में देखें स्पेशली यदि एजुकेशन साइड में, तो ये जो आया और इससे जो ऑनलाइन, इस ऑनलाइन को यदि हम हमारे टीचर्स को सिखाने जाते हैं तो 2 साल 3 साल लगते हैं, जो उन्होंने 2 महीने में एक्सपर्टाइज हासिल कर ली और इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। और नॉट ओनली इन टीचिंग, आप बिजनेस में देखो इतने लोगों ने उनका ऑनलाइन बिजनेस कर लिया, होम डिलीवरी आ गई, एवरीवेयर उस ढंग की एक प्रोग्रेस, एक जो अपन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो समझने में टाइम लगता, उस टाइम को अपन ने 2 महीने में समझ लिया, तो एक तरह से तो एक जंप मिला है। इन फील्ड्स में, आर्किटेक्ट में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में जो यूथ अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए इन सारी फील्ड्स में? देखिए अपॉर्चुनिटी तो हर चीज़ में है ना। स्पोर्ट्स में पहले उतनी नहीं थी, अब है, और अलग अलग लेवल पे। यदि पहले स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे नहीं जा पाते तो आपके पास कुछ नहीं था, अब तो इतने सारे लेवल है कि कहीं ना कहीं आप फिट हो सकते हैं, वो चीज़ है। दूसरा एक सिंपल सा एक स्लोगन है, बीट स्पोर्ट्स, बीट एनी अदर प्रोफेशन, बीट एजुकेशन, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। मतलब बगैर हार्ड वर्क के आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ अडॉप्ट करें तो, और ऊपर वाले का साथ है तो सक्सेसफुल रहेंगे। कोविड की वजह से जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, स्कूल्स थे, वो सारे बंद थे और उस वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी, फाइनेंशियल चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो वो काफ़ी परेशान हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने एक्चुअली एक दुखती रग को टच कर दिया। ये मैं बोलूँगा कि देश के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एजुकेशन यदि उनके प्रायोरिटी सेक्टर में देखें तो एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है, जबकि हम बोलते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है एक। और दूसरा है कि देश की इकोनॉमी लिकर पे बैठी हुई है, इसलिए सबसे पहले वाइन शॉप्स खोली गई, उस चीज़ को करा गया। मतलब ये बड़ी एक त्रासदी है कि इतना बढ़िया देश, इतने सब हमारी इतनी ओल्ड संस्कृति है, लेकिन प्रायोरिटी लिकर को हो रही और एजुकेशन को नहीं हो रही। इस जो ओवरऑल एक जो सिचुएशन क्रिएट हुई, बीट पॉलिटिकल, बीट सम प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स, और जो एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुई है, इसने बहुत बड़ा नुकसान करा है। और नुकसान क्या है कि स्कूल मालिकों का जो इसमें एज ए बिजनेस आए, दे विल टेक अप सम अदर बिजनेस। जो इसमें चैरिटी के हिसाब से आए, उनका 1-2 साल का नुकसान होगा, फिर खड़े होंगे। पेरेंट्स जो हैं वो फीस नहीं देने या इस झगड़े उनके प्रॉब्लम के कारण उनके कुछ 1000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन यदि इसको गंभीरता से देखें हम, तो नुकसान किसका हो रहा? बच्चों का, जिनके भविष्य से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे किसान की फसल खराब होती तो गवर्नमेंट आती कि नहीं आगे कि भैया इतने करोड़, इतने लाख करोड़ हमने कर दिए। कहीं भी कुछ होता है, कहीं त्रासदी होती है, तो गवर्नमेंट आगे क्यों नहीं आ रही कि स्कूल वालों को जो स्पेशली जो क्लोज हो रहे हैं ऐसे, इनको आगे हेल्प करें। मे बी उनको बगैर ब्याज का लोन दे, कम इसमें दे, कोई सब्सिडी। गवर्नमेंट आगे आना चाहिए इस चीज में। और पेरेंट्स को भी मेरी मतलब हाथ जोड़ के पेरेंट्स से विनती है कि अपने बच्चों का भविष्य देखें। कुछ 1000 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अपने बच्चों का भविष्य संवारें, उसमें ही उनकी भलाई है, उनके बच्चों की भलाई है। तो आपके थ्रू मैं बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्वेश्चन करा। तो एक जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि सब चीज़ें छोड़ के अपने बच्चों का भविष्य देखें और जो उनके हित में आपको अच्छा लगे
वो डिसीजन लीजिए। तो गाइज आज हमने आर्किटेक्ट मिस्टर अचल चौधरी जी से आईपीएस एकेडमी के बारे में जाना, करंट सिनेरियो में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी क्या सिचुएशन है और लोगों को उस पर किस तरह से सोचना चाहिए उसके बारे में भी हमने सर से जानकारी ली। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.